स्वर्गीय लोकनायक जयप्रकाश नारायण धनबाद गए हुए थे। धनबाद की उनकी सभा में भारी भीड़ इकट्ठी हुई थी। उसके बाद जब जयप्रकाश जी पटना में लौटे तो वह बहुत चिंतित थे, बहुत उदास थे, बहुत उद्विग्न थे और बहुत बेचैन थे। उस समय उनके पास हम लोगों को रहने का मौका मिला था, हम लोग वहां थे। जयप्रकाश जी से उनके उदासी का कारण, उनके उद्विग्नता का कारण, उनके बेचैनी का कारण हम लोगों ने पूछा। जयप्रकाश जी ने यही जवाब दिया उस समय, और आज मैं इसका इसलिए उल्लेख इस सदन में करना चाहता हूं कि आज के प्रसंग में उनके उदासी का जो कारण था वह बड़ा प्रासंगिक दिखता। उन्होंने कहा था कि जनता की उम्मीदें और आकांक्षाएं इस आंदोलन से बहुत बढ़ गई, लोगों की उम्मीदें बहुत जग गई हैं और जेपी आंदोलन को आशा भरी नजरों से लोग देख रहे हैं। मैं यही आशा, मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि जो लोगों की आकांक्षाएं हैं और उम्मीदें हैं उसको मैं किस ढंग से पूरा कर पाऊंगा, किस ढंग से अपने कंधों पर मजबूती से ले चल सकूंगा। आज इस प्रसंग का सभापति महोदय मैं उस उल्लेख इसलिए करना चाहता हूं, जेपी आंदोलन के समय में जो भीड़ इकट्ठी होती थी और आज जो भीड़ इकट्ठी हुई है, दोनों की आकांक्षाओं में थोड़ा फर्क जरूर है। जेपी आंदोलन के समय जो भीड़ इकट्ठी हुई थी वह भीड़ एक ऐसी भीड़ थी जो कि सड़क और संसद के बीच में एक संवाद भी स्थापित हो, इसके लिए भी वह आंदोलन हो रहा था। लेकिन आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की सभाओं में भी भारी भीड़ हुई है। प्रसंग बदला जरूर है, एक और लोक शक्ति और राज्य शक्ति के समन्वय का आंदोलन चल रहा था। आज लोक शक्ति का चलाने वाला कोई दूसरा बड़ा व्यक्तित्व तो बाहर के मैदान में नहीं खड़ा है, लेकिन देश का एक ऐसा व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री हुआ है जिसकी सभाओं में काफी भीड़ हुई है और लोग उम्मीद से देख रहे हैं कि शायद अब तक की जो समस्याएं हैं उसमें निदान के रास्ते कुछ निकल जाएं। आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में महोदय जिन बातों की चर्चा हुई है, मैं उसमें सोशियो इकोनॉमिक कंटेंट देखता हूं। यद्यपि कई सवालों पर विस्तार से चर्चा नहीं की गई है, सोशियो इकोनॉमिक कंटेंट की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जहां आर्थिक सवालों का सवाल है, यद्यपि आज इसी सदन में जब भारत के वित्त मंत्री ने भारत के वित्तीय अवस्था की चर्चा की और इसी सदन में जब भारत के रक्षा मंत्री ने भारत के हालात की जो चर्चा किया है वह अत्यंत दुखद है। उससे आज देश को निजात पाने की जरूरत है। भारत के वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इसी सदन में कहा था कि राजकोषीय हालत अनुमान से अधिक खराब है, और भारत के रक्षा मंत्री ने इसी सदन में इसी सत्र में कहा था कि 52 करोड़ की आबादी इस देश की 10 रुपया के आधार पर अपना गुजारा कर रही है। इससे बड़ा भयावह पिक्चर इस देश का जनता के सामने दूसरा कुछ हो नहीं सकता है जो आज की स्थिति में वर्णन। मैं मानता हूं कि अभिभाषण में जिन तथ्यों का उल्लेख किया गया है वे तथ्य ऐसे हैं, यदि उस पर अमल ईमानदारी से, यदि उस पर अमल प्रभावकारी ढंग से किया गया, इस देश की समस्याओं का निदान किया जा सकता है। सभापति महोदय, इधर 2-3 वर्षों से राष्ट्र में कुछ मुद्दों पर बहस चलती रही है और वो मुद्दे ऐसे हैं जो आज भी जनता के बीच में बहस के मुद्दे बने हुए हैं और आगे भी बहस के मुद्दे होंगे। जैसे 33% महिलाओं के आरक्षण देने के सवाल पर राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में चर्चा की गई।
33%। सभापति महोदय, एक विशेष बात का उल्लेख राष्ट्रपति के अभिभाषण में की गई है जिसकी मैं प्रशंसा करना चाहता हूं। और हम लोग बिहार के लोग, केवल बिहार के लोग नहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग, मध्य प्रदेश के लोग, उड़ीसा के लोग आक्रांत है उस सवाल से। पिछड़ा जो संघीय ढांचा है, पिछड़े जो इलाके हैं, इनके लिए एक आयोग बनाया जाएगा जिससे जो अमीर हैं, जो संपन्न हैं, उन राज्यों की तुलना में यदि उनकी योजनाओं को, विकास को प्राथमिकता दिया जाए तो उन राज्यों की तुलना में वह भी खड़ा हो पाएंगे। इस बार विशेष ध्यान देने का काम किया गया। सभापति जी, कई ऐसे चीजों का उल्लेख किया गया है जिसके ऊपर यदि ध्यान दे दिया गया तो शायद राष्ट्र के लिए एक बड़ी अच्छी शुरुआत करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो सकती। महिलाओं को स्नातक स्तर तक की शिक्षा की मुफ्त व्यवस्था करने का काम, यह साधारण एक उपलब्धि इस सरकार की नहीं होगी, यह साधारण एक कार्यक्रम जनता के सामने नहीं पेश होगा, लेकिन और भी अनेक कार्यक्रम करने। कई सवाल आए हैं और कई सवाल उठाए गए हैं और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण की बात है 60% बजटीय एलोकेशन की बात ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाए और ग्रामीण संरचना के लिए वह बात उठाई गई है। एग्रो इंडस्ट्रीज की बात, यदि एग्रो इंडस्ट्रीज के ऊपर देश को खड़ा कर दिया जाएगा तभी यह देश बचेगा, तभी यह देश चलेगा, तभी यह देश बनेगा, ऐसा मैं मानता हूं। क्योंकि सभापति जी, खतरा देश के सामने उपस्थित हो गया। खतरा देश के सामने उपस्थित इस माने में हो गया है कि जब राजस्थान की भुंजिया के क्षेत्र में भी, राजस्थान में बने हुए पापड़ के क्षेत्र में भी और मैसूर में बने हुए सैंडल सोप के क्षेत्र में भी यदि विदेशी कंपनियां भारत में प्रवेश कर रही हैं तो एक खतरा देश के सामने उपस्थित हो गया है। और उस खतरा से निजात पाने के लिए आज कृषि पर बने उद्योगों को और छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना पड़ेगा, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विशेष रूप से चर्चा की गई। मैं मानता हूं ये एक ऐसी शुरुआत की गई है और इस शुरुआत को यदि लाया गया एक सहयोग, समर्थन, सहमति के आधार पर तो शायद एक देश में ऐसा समय आ सकता है, आ रहा है, जिसमें देश एक नई दिशा में मुड़ सकता है। अधिक बातों की ओर मैं कुछ बातों की ओर उल्लेख करना चाहता हूं। योजनाएं पहले भी बनी और आज भी बनेगी, आज भी बन रही हैं, आगे भी बनेगी, लेकिन कुछ सवालों पर भारत के वर्तमान प्रशासन को और खास करके भारत के प्रधानमंत्री और इस मंत्रिमंडल को सोचना पड़ेगा कि जहां एक और फिजूल खर्ची पर रोक लगाना पड़ेगा, वहीं पर खर्च की सीमा पर भी नियंत्रण करना पड़ेगा, तभी देश को विकास के रास्ते पर ले जा सकते हैं। एक और आलीशान भवनों में रहने की प्रवृत्ति बढ़ाया जाए, खर्च की सीमा पर अंकुश नहीं लगाया जाए और विकास की योजनाएं चले, एक और बढ़ती हुई आमदनी चला जाए और एक और सड़क पर सोने वालों की संख्या बढ़ती चली जाए। यह देश पर सोचना पड़ेगा कि किस ढंग से देश चलाया जाए। आज इस पर नियंत्रण करने की योजना। सभापति महोदय, दो ऐसे सवाल हैं जिसको कह करके अपनी बात मैं समाप्त करना चाहूंगा। एक प्रवासी मजदूरों की समस्या है और प्रवासी मजदूरों के सवाल पर गंभीरता से इस सदन में विचार भी होना चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है, उत्तर प्रदेश के ऐसा राज्य है, इनके मजदूर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में ऐसे राज्यों में आ रहे हैं रोटी की तलाश में और यहाँ के फुटपाथों पर सोने के लिए मजबूर है। प्रवासी मजदूरों के कल्याण, प्रवासी मजदूरों की हिफाजत, प्रवासी मजदूरों के सुरक्षा, प्रवासी मजदूरों की हालत में अनवरत सुधार, उनके वेतनमान में विसंगतियां नहीं हो, यह एक विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आज दिल्ली में जहां यह सदन अवस्थित है, यदि वहां के मजदूरों की बात किया जाए, यह अर्थ से संबंधित है, तो दिल्ली में भारी संख्या 30% के आसपास केवल बिहारी मजदूरों की हो गई है। लेकिन उनके कैसे बिहारी मजदूरों की संख्या बढ़ती जा रही? क्योंकि बिहार में रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, विकास की किरणें वहां नहीं पहुंच पाई हैं।
और अभी तक जो योजनाएं वहां जो केंद्रीय प्रतिष्ठान है वो प्रतिष्ठान बंदी के कगार पर चले गए हैं, कुछ बंद हो गए हैं। चाहे हटिया का सवाल हो, चाहे डालमिया नगर औद्योगिक समूह का सवाल हो, चाहे अन्य जगहों पर सिंदरी का सवाल हो, मरणासन हालत में बिहार के औद्योगिक जो संरचना है वो समाप्त होती जा रही है और दूसरे उद्योग धंधे भी ठप पड़ते जा रहे हैं। यहाँ की सिंचाई योजनाओं की भी मैं बात कह रहा हूँ, वो उड़ीसा से भी संबंधित है और जगहों पर भी अंग्रेजों की दी हुई सिंचाई व्यवस्था आज लगती है कि बिहार में चरमरा गई है। उनको केंद्रीय सहायता की जरूरत से नए तरीके से खड़ा कर देने की जरूरत है, तभी अन्य राज्यों की तुलना में जो पिछड़े राज्य हैं वह भी आ सकते हैं। आपने सभापति महोदय, आपने घंटी बजा दिया।